डियर्स, आज हम ज्योग्राफी में सूर्य समझेंगे। सूर्य से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट और साथ में उनकी सूर्य की आंतरिक संरचना में क्या है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्स में फैक्ट लिए जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, और कुछ एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकाला जाता है। ठीक, तो दोनों तरीके से समझेंगे हम। उससे पहले हमने ब्रह्मांड को समझ लिया है, ब्रह्मांड में गैलेक्सीज को समझ लिया है, गैलेक्सीज में तारे को समझ लिया। तारा क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि तारा क्या होता है। तारा जिसमें नाभिकीय के संलयन चलता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा है। ठीक, तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारे मुख्य तारे हमने किए थे। उसके अलावा हमने तारों का जीवन चक्र देखा था कि तारा किस तरह से बन रहा है। जो हमारी गैलेक्सी होती है उसकी आउटर लेयर में क्या होता है, एक गैसों का गुब्बार बनता है, गैसों के बादल। उनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जो परमाणु है वो संलयन कर जाते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे, संलयन कर जाएंगे, हीलियम बनाएंगे, और उससे उनके घर्षण होने से, आपस में टकराने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो प्रकाश के रूप में दिखती है, और वही सब क्या बन जाता है, तारा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो तारे को हमने किया था। तारे का युवावस्था, जो सूर्य है वो अभी युवावस्था में है, ये भी हमने किया था। उसके अलावा ये सब आगे बढ़ेंगे और वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इनकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी। इनका जीवन काल होता है, एनर्जी समाप्त होगी तो ये मर जाएंगे, और मृत्यु के बाद जो छोटे तारे हैं वो व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ बन जाएंगे, और जो बड़े तारे हैं वो नेबुला बनकर एक सुपरनोवा विस्फोट होगा। उसके बाद वो न्यूट्रॉन तारे बनेंगे, पल्सर तारा, और उससे जो बड़े तारे हैं वो क्या बन जाएंगे, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक संकेंद्रित एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाएंगे, ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक, इस ब्लैक होल की जो सीमा निर्धारित की थी वो किसने, भारतीय मूल के एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने निर्धारित की थी। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, अब आज हम करेंगे सूर्य। तो देखिए सूर्य क्या है, कैसे है, और क्या कुछ फैक्ट हमें पहले समझने हैं, और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना है। तो पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, इसकी आंतरिक संरचना को समझेंगे। तो सूर्य देखिए, क्योंकि हर तारे का सूर्य क्या है, सबसे पहले सूर्य एक तारा है। पहले इसे ही देख लेते हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है। अब तारा है क्यों, क्योंकि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, या फिर सूर्य को हम तारा बोल रहे हैं तो उसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखें कि तारे में या सूर्य में कौन सी क्रिया चलती है, तो नाभिकीय विखंडन नहीं चलता है, नाभिकीय संलयन चलता है। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, तो नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर और हीलियम का परमाणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं। और जैसा कि तारों में होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होती है, हीलियम कम होती है। तो अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें, ये भी पूछ लिया जाता है कि तो सूर्य पर लगभग 71% हाइड्रोजन है और लगभग 26% हीलियम है, 26.5-27%। ठीक, और 2.5% में अन्य तत्व हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो सूर्य पर ज्यादा है सबसे, और तारे में अमूमन होता ही है, तो वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे, ज्यादा परमाणु, और वो एक हीलियम का परमाणु बनाएंगे। ठीक है, तो हीलियम कम होगी, हाइड्रोजन ज्यादा होगी, और बाकी सारे बिल्कुल कम होंगे। ठीक, तो इस इन फैक्ट को ध्यान रखना है कि सूर्य पर हाइड्रोजन है लगभग 71%, हीलियम लगभग 26-27%, और अन्य 2.5% के आसपास। अब क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बना रहे हैं, तो घर्षण हो रहा है, टकरा रहे हैं परमाणु आपस में, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किसके रूप में, चिंगारी लग रही है टकराने से, किसके रूप में, प्रकाश के रूप में। तो सूर्य का क्या है, स्वयं का प्रकाश भी है। अब जब ये सारी चीजें चल रही हैं कि नाभ के संलयन की क्रिया, हाइड्रोजन हीलियम, स्वयं का प्रकाश, तो फाइनली हम इसको क्या बोल दे रहे हैं सूर्य को, कि सूर्य क्या है, एक तारा। समझ में आ गया। तो सूर्य क्या है, तारा है, नाभ के संलयन चलता है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और वहां से प्रकाश बनता है। तो ये सारा तारे के सूचक है। अब तारा है तो तारे का एक जीवन चक्र होता है, तो सूर्य का भी एक जीवन चक्र है। सूर्य का जो जीवन है कुल 10 अरब वर्ष है, 10 बिलियन ईयर्स। ठीक है, टोटल जो जिएगा सूर्य, उसके बाद सूर्य की मृत्यु होगी। लेकिन अभी तक सूर्य ने अपनी कितनी आयु पूरी कर ली है, तो अभी तक आधी आयु को पूरा कर चुका है, लगभग 4.5-5 अरब वर्ष को सूर्य जी चुका है। और सूर्य कैसी अवस्था में है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सूर्य अपनी
युवावस्था में, ये हालांकि लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो सूर्य युवावस्था में, तो टोटल 10 अरब वर्ष, लेकिन उनमें से 4.7 अरब वर्ष सूर्य की वर्तमान आयु, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर कि सूर्य पर क्या होता है, घूर्णन भी होता है और परिक्रमण भी होता है। आगे चल के हम सूर्य का परिक्रमण देखेंगे। सूर्य का यहाँ पर परिक्रमण लिखा नहीं है। सूर्य अपनी आकाश गंगा के चारों तरफ घूमता है, ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। 30,000 वर्ष में सूर्य आकाश गंगा के चारों तरफ घूम जाता है ना। तो अभी यहाँ पर सूर्य की जो गति है ये सब हाँ, ये परिक्रमण, परिक्रमण, तो इसको ध्यान रखना है। आकाश गंगा के चारों तरफ जो परिक्रमण कर रहा है और जो घूर्णन कर रहा है, दो चीजें होती हैं। अगर किसी को नहीं पता है, लास्ट क्लास में अगर नहीं देखा था, तो ये आकाश गंगा के टाइम पे मैंने बताया था कुछ, तो देखिए ये इसको बोलते हैं हम घूर्णन, ठीक है, अपनी ही धुरी पर घूमना। इसको बोलते हैं हम परिक्रमण, परिक्रमा करना, यानी कि किसी दूसरी चीज के चारों तरफ घूमना, समझ गए। तो सूर्य ये भी कर रहा है और सूर्य ये भी कर रहा है, पृथ्वी ये भी कर रही है, पृथ्वी ये भी कर रही है, ठीक। अब जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पर देखिए, सूर्य का घूर्णन किधर है, पूर्व से पश्चिम, ये अक्सर पूछ ले जाते हैं और इसमें पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी का घूर्णन पूछ ले जाए पश्चिम से पूरब, सूर्य का घूर्णन पूरब से पश्चिम, तो इसको ध्यान रखना है, सूर्य का घूर्णन पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है सूर्य, ठीक है। वैसे भी सामान्य रूप में भी याद रख सकते हैं, तो पूरब से पश्चिम, और इसका जो घूर्णन समय है वो 25 दिन, 23 से 25 दिन इसके मध्य में, और ध्रुवों पर 35 दिन के आसपास है, ठीक है। आगे क्या है कि आकाशगंगा के चारों तरफ 25 करोड़ वर्ष में, मैंने बताया कि आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य है। तो वहां से जब उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वैसी वो आकाशगंगा के चारों तरफ, तो उसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और उसकी स्पीड कितनी होती है, 250 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड हुआ पलक झपकी और वो 250 किलोमीटर निकल गया, ठीक है, 250 किलोमीटर आगे। तो इतनी तेज स्पीड होती है किसकी, इसको ध्यान रखना, ये फैक्ट पूछा जाता है। 25 करोड़ वर्ष किसके, आकाशगंगा की। इसको क्या बोला जाता है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कोसमोस ईयर। हिंदी में भी लिख के आ जाता है ये कोसमोस ऐसे करके, कोसमोस, कोसमोस ईयर। तो इसको ध्यान रखना है, कोसमोस ईयर क्या, ब्रह्मांडीय वर्ष। तो ब्रह्मांडीय वर्ष किसे बोलते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष बोलते हैं किसे, सूर्य अपनी आकाश गंगा के चारों तरफ का एक चक्कर जब लगा लेता है, जैसे पृथ्वी अब सूर्य के चारों तरफ जब एक चक्कर लगा लेती है तो उसको बोलते हैं हम वर्ष, एक साल। तो वैसे ही सूर्य अपनी आकाश गंगा के चारों तरफ जब एक चक्कर लगा लेता है, तो उस लगाता कितने दिन में है, 25 करोड़ साल में। 25 करोड़ साल गिनते रहो कब होंगे, तो 25 करोड़ साल में वो एक चक्कर लगाता है, और इस पूरे टाइम को बोलते हैं हम क्या, कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष, समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी तेज। इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी की और सूर्य की डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। उसको हम सूर्य और पृथ्वी का संबंध जब करेंगे तब समझेंगे कि कितना डिस्टेंस है। तो अगर सूर्य का प्रकाश चलेगा तो वो कितनी स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना, लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड लग जाती हैं। मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में सूर्य का प्रकाश चल रहा है, फिर भी उसको क्या लग रहा है, फिर भी 8 मिनट से ज्यादा लग जा रही हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इमेजिन करते चलें तभी चीजें याद होंगी। तो लगभग 8.25 मिनट के आसपास क्या होता है, 8 मिनट 16 सेकंड 17 सेकंड 18 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ध्यान रह जाएगा। तो ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का समय है, ये उसकी स्पीड है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास जो है वो 109 गुना है। हमने पहले करा था कि सारे में सूर्य समाया हुआ है, तो ये फैक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। व्यास आ जाए या त्रिज्या आ जाए एक ही बात है, क्योंकि अनुपात में चल रहा है, गुना अनुपात होता है, तो एक ही चीज है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी ये क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है, व्यास किताबों में लिखा हुआ है, त्रिज्या लिखी हुई नहीं है, तो गड़बड़ कर जाएगा। त्रिज्या को आधा नहीं कर देना इसका, कभी पता चला कि आधा करके आंसर कर दिया, नहीं, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात और व्यास का यहाँ अनुपात चल रहा है, गुना चल रहा है। देखो अभी किसी चीज की त्रिज्या 2 है
है ना? व्यास मैं कह रहा हूँ कि व्यास 4 हुआ उसका। अब मैं इसका 2 गुना कर रहा हूँ 4, तो ये भी तो अपने आप 8 हो गया। ठीक, हम गुने की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना, त्रिज्या यही है। तो ये सारा समझ गए फैक्ट। एक बार देख लें, सूर्य तारा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, स्वयं का प्रकाश है, नाभ के संलयन की क्रिया चल रही है, सौरमंडल का प्रधान है, सारा द्रव्यमान घेरे हुए है, जीवन हो गया, घूर्णन हो गया पूर्व से पश्चिम, 25 से 35 दिन लग रहे हैं, आकाशगंगा के चारों तरफ 25 करोड़ वर्ष में, कॉस्मोस ईयर इसको बोल रहे हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लग रहा है 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लग रहा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, और व्यास 109 गुना। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये इसकी आंतरिक संरचना है, और इसकी आंतरिक संरचना के हम 4 हिस्से करते हैं। इन 4 हिस्सों का मतलब ध्यान से समझिएगा। एक हो जाता है ये हमारी कोर, उसके बाद में ये फोटोस्फियर, ये क्रोमोस्फियर, और ये कोरोना। ठीक, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो इसकी कोर का हिस्सा ये सारा आपको दिख रहा होगा, ये सारा कोर ही है, यानी कि कोर मतलब इनर पार्ट, जहां पर नाभिकीय संलयन हो रहा है। अब एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, देखो, एक ये फोटोस्फियर है, एक क्रोमोस्फियर है, एक कोरोना है, और एक ये कोर है, इनर कोर। ठीक, तो यहां पर ये सारा कोर ही है, कोर। अब इनको ध्यान रखिएगा कि ये क्या कैसे। तो सबसे पहले नंबर पर अंदर की तरफ कोर है, फिर उसके बाद में ये फोटोस्फियर है, फिर क्रोमोस्फियर है, और फिर कोरोना है। कोर की क्या खासियतें हैं? देखो, सीधी सी बात, डिफरेंस बना के चलते हैं कोर का और कोरोना का। ठीक है, और उसके बाद फोटोस्फियर और क्रोमोस्फियर का, दोनों का डिफरेंस। तो 2 चीजों को हम यहां पर ले रहे हैं। कोर, कोर क्या है? इसकी आंतरिक सतह, देखने में ही पता चल रहा है, सबसे अंदर वाली सतह है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, कोर में क्या होता है, कोर का सबसे पहले यहां पर क्या चल रहा है, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है वो कहां पर होती है, कोर में। ऐसा पूछा जाता है कि नाभ के संलयन की क्रिया कहां पर हो रही है, तो वो कहां पर हो रही है, कोर में। और जब नाभ के संलयन की क्रिया होगी, तो यहाँ पर जो परमाणु है वो आपस में टकराएंगे, मिलेंगे, संलयन करेंगे, तो यहाँ का ताप भी। अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया था जब लास्ट क्लास में तारे किए थे कोयले का, कि कोयला है किस तरीके से। तो जब कोयला है, तो कोयला जब ठंडा होगा, गर्म कोयला, तपता हुआ कोयला ठंडा होगा, तो वो बाहर से ठंडा होता रहेगा, राख जमती रहेगी, और अंदर से गर्म रहेगा बिल्कुल। और इनर पार्ट में बिल्कुल कोर में, उसके कोर का मतलब बिल्कुल अंदर, बिल्कुल गर्म होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो ये क्या है कि यहाँ पर नाभ के संलयन की क्रिया हो रही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है। और तापमान, कोर का तापमान कितना माना जाता है? 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 के, इसको ध्यान रखना है, केल्विन। तो 1.5 मल्टीप्लाई 7, ठीक, 1.5 करोड़। अब देखो यहाँ पर इसका जो कोरोना का तापमान है, कोरोना का तापमान ज्यादा है, लेकिन हम इसको करते हैं जो इसकी बाह्य सतह है, इसकी बाह्य सतह का तापमान, एक बार मैं बाहर लिख देता हूं। बाह्य सतह कौन सी? क्रोमोस्फियर, ओ सॉरी फोटोस्फियर, मतलब ये अंदर और बाकी सारा बाहर, ऐसे माने आप। इसको इमेजिन करें, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, संतरे का, संतरा है ना, एक तो अंदर हो गया, और बाकी सारा छिलका, या तरबूज अंदर और बाकी सारा छिलका। तो जो छिलके की मोटाई है, तरबूज के छिलके की मोटाई, तो वो मोटाई में 2-3 परत है ना, एक सबसे बाहर वाली ग्रीन, उसके अंदर वाली व्हाइट, उसके अंदर वाले बीज वाली जगह, और फिर अंदर रेड वाला तरबूज। ठीक है, तो ये जो 3-4 परत हैं, वैसे ही यहाँ, तो वो जो रेड वाला तरबूज है वो बिल्कुल कोर है और बहुत बड़ा है, लेकिन छिलका इतना मोटा है। तरबूज ये है, छिलका ये है, लेकिन उस छिलके में 2-3 परत बन रही हैं। तो वही ये है कि अंदर वाली परत ये कोर है, मतलब अंदर अंदर कोर है, और बाकी जो बाहरी परत है उसमें 3 लेयर बनी। तो ये फोटोस्फीयर का जो तापमान है, यानी कि बाहर का तापमान, बाह्य ताप, कुल रहता है इसका लगभग 6000 डिग्री, बाह्य सतह का ताप। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखना है कि जो उसकी आंतरिक सतह का ताप है वो 1.7 मल्टीप्लाई बाई
1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, 0,0,0,0 इतना ज्यादा। और जो बाहर का तापमान है वो बाह्य ताप कितना है, केवल बाह्य सतह का ताप केवल 6000। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब ये चीज हो गई। दूसरी चीज याद रखनी है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है और नाभिकीय संलयन के साथ साथ तापमान हो रहा है। और तीसरी चीज इसमें ये याद रखनी है कोर्स से कि यहाँ पर जो पदार्थ है वो प्लाज्मा रूप में है। प्लाज्मा, प्लाज्मा की कैटेगरी में, जैसे पृथ्वी के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर प्लाज्मा है, तो वैसे ही जो परमाणु है उनसे मिलकर मिलकर तापमान बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर ये प्लाज्मा रूप में। ठीक, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उसमें से प्लाज्मा। फिलहाल तो ये समझते हैं कि कोरोना, देखो अभी हमने किया नाभिकीय ये कोर किया, अब आते हैं हम कोरोना पर। कोरोना क्योंकि स्पेशल पार्ट है, इसको ध्यान रखना है क्या कि ये एक तो सबसे बाहर वाली फ्लेम है, केवल मतलब जो बाहर जो सूरज की जो आग है उस आग से जो उसके चारों तरफ रोशनी बनी हुई है, मतलब रोशनी भी नहीं कह सकते, उसके चारों तरफ जो वो फ्लेम लपटे हैं लाखों किलोमीटर तक, उसको बोल रहे हैं हम क्या, कोरोना। तो ये बाहर वाली चीज है, सबसे बाह्य परत है, सबसे बाहर रहती है। ये सबसे अंदर, सबसे अंदर। ठीक, एक इसमें ये याद रखना है क्या कि ये जो कोरोना है, कोरोना जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग। ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, चंद्रमा इसको ढक लेता है, ढकने के बाद क्या होता है, पृथ्वी पर इसका प्रकाश नहीं आता, लेकिन इसके चारों तरफ जब आग लगी हुई है, ये जो लपटें हैं, वो उन लपटों से एक प्रकाश निकलता रहता है, मतलब एक बाउंड्री करके दिखता रहता है, उसको बोलते हैं कोरोना। तो वही क्या है, कोरोना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य तो ढक गया लेकिन वो चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है। ठीक, दो चीजें होगी, तो एक कोर होगी और दूसरा कोरोना हो गया। तीसरी चीज आती है फोटोस्फीयर, इसका दूसरा नाम भी यहाँ पे लिखते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, दिखना। ठीक है, फोटो का मतलब दिखना। जैसे फोन का मतलब होता है, फोन का मतलब मोबाइल नहीं, फोन का मतलब होता है सुनना, फोनिक साउंड, ध्वनि। वैसे ही फोटो का मतलब दिखाई देना। तो ये फोटो का मतलब दिखना, और इसको, इसका क्रोम का मतलब क्या होता है, क्रोम का मतलब होता है रंग, कलर, वर्ण से मतलब होता है क्रोम। तो हमारी दो लेयर बनी, एक अंदर वाली फोटोस्फीयर, एक बाहर वाली क्रोमोस्फीयर। तो ये दिखने का मतलब, फोटो का मतलब प्रकाश, दिखना, प्रकाश, तो इसको बोल रहे हैं हम प्रकाश मंडल, प्रकाश। और इसी को बोलते हैं हम दीप्तमान, दीप्तमान सतह। ठीक है, वैसे ही ये हो जाएगा हमारा वर्णमंडल, और यही हो जाएगा अदीप्तमान। अदीप्तमान सतह। अब इसको ये याद रखना है कि अदीप्तमान क्या है और दीप्तमान क्या है। तो अदीप्त, दीप्त और अदीप्त, अदीप्त। तो ये है क्या, दोनों चीजें, ये दीप्तमान, ये अदीप्तमान। दीप्तमान का मतलब जो दिखाई देता हो, दिखने वाला। और अदीप्तमान का मतलब नहीं दिखने वाला। जो नहीं दिखाई देता वो क्या हो जाएगा, वो अदीप्तमान, और जो दिखता है वो दीप्तमान। अब इसको ये याद रखना है कि कौन सी सतह दिखाई देती है, कौन सी सतह नहीं दिखाई देती। तो ये फोटो नाम से ही ध्यान रख लेना, प्रकाश दिखना, प्रकाश मंडल, प्रकाश दिखना, और दीप्तमान दिखना। तो हमें ये अंदर वाली, ये वाली सतह दिखाई देती है और ये वाली सतह दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये रंग दिखाई देता है, और रंग कौन सा, लाल। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। दोबारा सुनिएगा, ये दिखती है, ये नहीं दिखती, इसके न दिखने का कारण, इसका जो कारण है,
वो कारण क्या है कि जो ये सूर्य का वायुमंडल, क्योंकि इसके बाहर वायुमंडल है। देखो क्रोमोस्फियर का मतलब क्या है? क्रोमोस्फियर का मतलब है कि बाहर वाली आग जलती हुई लपटें जो हमें दिखाई, जो सूरज दिखाई दे रहा है उसके बाहर जो आग लगी हुई है जो दिखाई नहीं दे रही। ठीक, अब वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये जो इसका वायुमंडल है, सूर्य का वायुमंडल, वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सूर्य का जो चारों तरफ वायुमंडल है वो इसके प्रकाश का, इस जगह पर इसके प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं देता, इसका केवल कलर दिखाई देता है। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जैसे अब इन सबको समझने के लिए हम बचपन में एक काम करते थे कि यहाँ पर टॉर्च जलाई और इधर देख रहे हैं, तो जो इधर दिखता था वो क्या दिखता था? हमें रेड दिखता था, है ना? और क्या इसके अंदर के किनारों से, यहाँ से हमें लाइट दिखती थी। अगर हम पूरे को ढक लेंगे तो भी यहाँ हमें लाइट दिखती थी। अब ये वाली जो लाइट दिख रही है हमें, ये क्या है? ये है कोरोना। ठीक है, कोरोना करके देखिएगा, टॉर्च जला के या मोबाइल की लाइट जला के यहाँ पे रख के और तब देखना। तो यहाँ जो लाइट दिख रही है वो क्या है? कोरोना। और ये जो रेड कलर की लाइट दिख रही है यहाँ पे, यह हमारा हाथ रेड दिखेगा, तो यहाँ जो रेड दिख रहा है वो क्या है? वो है क्रोमोस्फियर। अब समझ गए होगे? तो देखो सूर्य का वायुमंडल जो है वो क्योंकि प्रकाश का अवशोषण कर लेता है इस जगह पर, हालांकि बाहर है लेकिन अवशोषण कर लेता है, प्रकाश को खींच लेता है, खत्म। तो वहां पर क्या होता है? इसमें ये अदीप्तमान रहती है, यहाँ पर केवल इसका रेड कलर दिखाई देता है। ठीक, ये दिखाई देती है हमें क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अवशोषण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये दिख रहा होगा धब्बे, यदि आपको दिख रहे हो, हाँ ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? तो वो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये है धब्बे। और ये है क्या? जब, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है ना हमें, अगर दिखती दिखती जगह पर कोई स्पॉट आ जाएगा तो वहां से दिखाई नहीं देगा। और स्पॉट किस लिए आया? यदि ये प्रकाश मंडल में क्या होता है, हमारा प्रकाश है, लेकिन इसके द्वारा यदि प्रकाश में क्या होते हैं? रंग। प्रकाश, देखो प्रकाश है क्या? रंगों का मिश्रण है। अब वो जो रंगों का विबग्योर सुना होगा ना, इंद्रधनुष, तो प्रकाश क्या है? इंद्रधनुष, मतलब रंगों का मिश्रण। अब अगर किसी जगह पर इस वाली सतह में उन रंगों का अवशोषण हो जाएगा, है ना, रंगों को अगर इस सतह ने अवशोषित कर लिया तो वहां पर दिखाई देना बंद हो जाएगा, वहां पर धारियां बन जाएंगी, काली धारियां। और वो काली धारियां जब इकट्ठी होंगी इकट्ठी होंगी इकट्ठी होंगी तो वो ऐसे धब्बे बन जाएंगे। समझ गए? तो धब्बे दिखाई देते हैं। अब इनका जीवन ध्यान रखना है, 22 वर्ष इनका जीवन होता है इन धब्बों का। और ये 22 वर्ष कैसे? 11 वर्ष बढ़ते हुए, 11 वर्ष बढ़ते हुए और 11 वर्ष घटते हुए। ठीक है, दोबारा सुनिएगा कि ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। अब ये ब्लैक स्पॉट कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? देखो सूरज यहीं तक है ना, सूरज की सतह यहीं तक है। अब उस सतह में जो फोटोस्फियर है, फोटोस्फियर का मतलब जो प्रकाश मंडल है, जैसे हमारा देखो, दोबारा समझते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, है ना। वो परतें कौन सी? जैसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो वैसे ही सूरज तो ये हो गया कोर सूरज, बाकी यहाँ फ्लेम्स की और परतें बन गई हैं। तो वो उन परतों में ये जो प्रकाश मंडल है वहां पर हमें धब्बा दिखाई दे रहा है। तो धब्बा किस चीज के लिए दिखाई दे रहा है? कि वहां पर ये तो धब्बा इसलिए दिखाई, देखो ये वायुमंडल का अवशोषण कर लेता है इसलिए ये दिखाई नहीं देती ये सतह। और इसके द्वारा अगर यहाँ पर प्रकाश में जो कलर हैं उनका अवशोषण कर लिया गया तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? धब्बे बन जाएंगे। और धब्बे कहाँ पर बनते हैं? ध्यान रखना, फोटोस्फियर में। ये देखो फोटोस्फियर में दिखाई दे रहे हैं, तो फोटोस मतलब प्रकाश मंडल में। तो इनका जीवन चक्र है 11 वर्ष बढ़ते हुए और 11 वर्ष घटते हुए। कैसे? प्रैक्टिकली उसको देखते हैं। देखो मान लिया, अब हम हालांकि किस चीज को धब्बा नहीं कह सकते, लेकिन एक स्पॉट ये मान लेते हैं, ये वाला,
ठीक है। अब क्योंकि सूरज पूरब से पश्चिम घूम रहा है, ठीक ऐसे। अब आप देखिएगा, ये इधर से अगर घूमते हुए आ रहा है, अभी ये वाला धब्बा ऐसे मानिए ये बहुत छोटा दिखाई देगा आपको। जैसे जैसे ये सामने आता रहेगा ये बड़ा होता चला जाएगा। 12 वर्ष पूरे हो गए। अब ये फिर से क्योंकि घूर्णन कर रहा है सूर्य, अब देखो ये छोटा होता चला गया और ये खत्म। अब फिर 12 वर्ष हो गए, टोटल 22 वर्ष। और इसको जो सबसे पहले देखा, अब हम शुरुआत में आ जाते हैं। इसे सबसे पहले देखा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने अपना दूरबीन लगाई, दूरबीन लगा के जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो सूरज है इस पर कुछ स्पॉट नजर आ रहा है, और वो स्पॉट 11 वर्ष बढ़ रहा है, 11 वर्ष घट रहा है, फिर 11 वर्ष बढ़ रहा है, फिर 11 वर्ष घट रहा है। ठीक। तो वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर पता चल रहा है हमें कि अगर कोई चीज घट रही है बढ़ रही है, इसका मतलब वो घूम रही है, जैसे मैंने अभी दिखाया। तो सूर्य के लिए प्रैक्टिकल गैलीलियो की दूरबीन द्वारा किया गया, तो पता चला कि ये एक धब्बा है। और ये धब्बा बने किससे, ये बाद में पता चला कि ये प्रकाश के कलर का अवशोषण हो गया, तो उससे स्पॉट बने। इन स्पॉट के घूमने से हमने क्या किया, सूर्य के घूर्णन की पहचान की, कि सूर्य का घूर्णन क्या है, कैसे है, कि किस तरह से है। तो ये सब तो समझ गए हो गया आई थिंक, कि इसमें सब कुछ हमने कर लिया है। सूर्य की सतह, दीप्तमान सतह क्या होती है, बाह्य सतह क्या होती है, आंतरिक सतह क्या होती है, तापमान क्या होता है। इसके अलावा अगर कोई चीज रहती है तो वो हम सूर्य का पृथ्वी से जब संबंध करेंगे उसको हम तब करेंगे। एक बार इसे दोहरा देता हूं मैं, क्या है। देखो सूर्य की 4 परतें। सबसे पहले अंदर कोर का तापमान बहुत ज्यादा है, प्लाज्मा रूप में है चीजें, और नाभिकीय संलयन हो रहा है, इसलिए तापमान बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान रखना है। सबसे अंदर वाली परत है। उसके बाद में आती है फोटोस्फीयर, ये दिखाई देती है हमें, और इसमें प्रकाश दिखाई देता है। दीप्तमान सतह है, इसको दीप्तमान भी बोला जाता है। इस पर धब्बे स्पॉट दिखाई देते हैं, तो उनका काल 11 वर्ष बढ़ते हुए 11 वर्ष घटते हुए टोटल 22 वर्ष। इसका जो तापमान है सरफेस का, वो तापमान है कितना, 6000, बहुत कम। उसके बाद चलते हैं क्रोमोस्फेयर पे। क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल है जिसका केवल रंग दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। और कारण क्या है उसका, ये कारण भी पूछा जाता है। तो इसके सूर्य के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अवशोषण किए जाने के कारण, समझ गए। सूर्य प्रकाश, वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। फिर उसके बाद में कोरोना दिखाई देती है, यानी कि सबसे बाहर वाला चमकता हुआ एक जगह। अगर चंद्रमा इसको पूरे को ढक लेता है और पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो इसके चारों तरफ हमें जो दिखाई देता है वो क्या है, कोरोना, पूर्ण सूर्य ग्रहण में। हाँ, एक चीज रह गई है, ये यहां पर और यहां पर क्रोमोस्फियर यानी कि वर्णमंडल हमें दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है कि यहाँ पर प्रकाश अगर अवशोषित नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या, ये ध्रुव है सूर्य के, जैसे पृथ्वी के ध्रुव में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। यदि प्रकाश अवशोषित नहीं किया गया वायुमंडल के द्वारा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। जिसको बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव वाले को बोलते हैं बोरिलिस, ओरोरा, ओरोरा बोरिलिस, ठीक है। और दक्षिण वाले को बोलते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं नीचे, ओरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। इसको ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया नीचे है अपने, वैसे वैसा नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए। तो इसको बोरोरा ओरिलिस और इसको ओरोरा बोरिलिस और ओरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कब, जब हमें यहाँ पर प्रकाश दिखता है तो वो ओरोरा दिख रहा है। ओरोरा मतलब वही प्रकाश, तेज दिख रहा है। और वो जो तेज है उत्तरी ध्रुव वाला बोरिलिस, दक्षिणी ध्रुव वाला ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ये सारा हो गया। आप लोग नोट्स भी जिस तरह से मैंने बनाया है, बताया है, आप नोट्स के लिए यही क्या करें, अगर हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं, हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे एक बार क्लास पूरी देखी ध्यान से, फिर उसके बाद में क्या किया, फिर उसके बाद में दोबारा रिवीजन करते हुए नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि पहली बार में समझ में आ जाएगा कहाँ क्या चीज थी, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो उसको नोट्स भी बनाए तो आप इस तरह से ही बनाए। इस तरह का मतलब ये ज्यादा खिचड़ी पक गई है समझाते हुए, लेकिन आप इसी तरीके से पहले सूर्य बनाया गोल, फिर उसके बाहर वाली कोर, फिर बाहर वाली कोर, फिर बाहर वाली कोर। एक बार मैं दिखा देता हूँ, पहले एक बार ध्यान से देख लें।
आप लैंग्वेज वाले नोट्स ना बनाएं लेंदी आप इस तरीके से बनाएं। सूर्य कोर हो गई, बाहर वाली, उससे बाहर वाली, तो ये कोर लिखा यहाँ पर, कोर के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दिया पूरा क्या क्या था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये फोटोस्फियर, फोटोस्फियर या फिर यहीं पर फोटोस्फियर प्रकाश मंडल लिख के उसका डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद यहाँ क्रोमोस्फियर, फिर वर्णमंडल उसका डिस्क्रिप्शन, और फिर बाहर मतलब लास्ट वाला हमारा कोरोना, फिर उसका डिस्क्रिप्शन। तो एक चित्र के द्वारा ही उसे पूरे ग्राफ को हम अपने दिमाग में तभी सेव रहेगा जब आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे, जिस तरह से मैं समझाते हुए लिखता हुआ आया हूँ। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। तो फिलहाल यही रहने देते हैं। तो आज जो किया है वो एक बार देख लेते हैं। ये सूर्य किया, सूर्य का डिटेल, बहुत सारे फैक्ट्स, फिर सूर्य का जो अध्ययन है वो, और ये सूर्य की जो आंतरिक संरचना है वो। तो इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सौरमंडल करेंगे पूरा। और सौरमंडल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न सौरमंडल से बनते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक भी प्रश्न छूट ना पाए, और एक भी प्रश्न दिमाग से ना निकले। तो हम उस कॉन्सेप्ट के साथ सौरमंडल को करेंगे। तो साथ में बने ही रहिएगा, क्लास रेगुलर करते रहिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।